हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू इंडिया बाय रोहित में। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन, इसे वैश्विक तापन भी कहते हैं, वैश्विक तापन भी कहते हैं, जलवायु परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं और ग्रीन हाउस प्रभाव इसके नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आज हम जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसके बारे में। तो हम वीडियो प्रारंभ करते हैं कि ये क्या है, इसके कारण क्या हैं, और मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, प्रमुख उत्पादक देश कौन कौन से देश हैं जो इसके उत्पादन में बहुत अधिक योगदान देते हैं, और इस पर इसका प्रभाव क्या होता है, प्रभाव क्या होता है पृथ्वी पर और मानव पर, और इसके उपाय भी जानेंगे कि उपाय इसके क्या हैं। ठीक है, तो हम फिर वीडियो प्रारंभ करते हैं। जानते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है ग्लोबल वार्मिंग का। अगर सामान्य अर्थों में देखा जाए तो सामान्य अर्थों में ग्लोबल वार्मिंग से तात्पर्य है पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना। जब पृथ्वी का औसत तापमान में वृद्धि होती है तो उसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अ, अगर वर्तमान में देखा जाए तो पृथ्वी के जो औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस दे दिया जाता है। मतलब इसको तापमान, औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस या 15 के आसपास इसका तापमान है वर्तमान में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसकी जो 1824 में जोसेफ फोरियर नाम के व्यक्ति थे, जोसेफ फोरियर, उन्होंने प्रथम बार ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं, 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनके बारे में संकल्पना रखी थी। कौन थे? जोसेफ फोरियर। इन्होंने 1824 में इसकी संकल्पना रखी थी ग्रीन हाउस गैसों की, जिनके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। तो इन्हीं ग्रीन हाउस गैसों के कारण बढ़ती है। ठीक है, उसको पढ़ते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है इसको पढ़ते हैं। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा इंफ्रारेड जो विकिरण आते हैं, सूर्य द्वारा इंफ्रारेड जो विकिरण आते हैं, उनके अवशोषण से वायुमंडल के तापमान में वृद्धि होना, इसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, जैसे कि ये एक फिगर से समझते हैं। जैसे ये हो गई पृथ्वी। ठीक है, इसके जो वायुमंडल है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो 5 परतें पाई जाती हैं, क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के बाद आती है समताप मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल एवं वायुमंडल। ठीक है, तो 5 परतें पाई जाती, तो इनके द्वारा जो पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती हैं इसे। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये परतें पाई जाती हैं। तो इनके द्वारा परतों द्वारा जो है सूर्य की किरणें आती हैं पृथ्वी पर। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प जो गैस होती है, इसके द्वारा जो है सूर्य की जो किरणें आती हैं उनको अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषित करने के कारण जो है हमारी पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ रहा है। ठीक है, इसे ही कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। और आगे बढ़ते हैं कि इसके कारण क्या हैं। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होना, ग्रीन हाउस गैसों में जो वृद्धि होती है, जैसे कि हमारी 6 ग्रीन हाउस गैसें प्रमुख हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन O3, N2O नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, और छठी हो जाती जल वाष्प। ठीक है, ये 6 गैसें हैं, ये ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जानी जाती हैं। ये इन गैसों की जब मतलब वृद्धि होती है, हमारे जो वातावरण में जब इन गैसों की वृद्धि होती है तो तब तब ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आती है। ठीक है, और प्रदूषण प्रदूषण के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग होती है। और वनों की जब हम कटाई करते हैं, वनों की कटाई होने से भी ग्लोबल वार्मिंग के खतरा बढ़ता है। और उद्योग धंधे के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ठीक है, और देखा जाए कि जो प्रमुख उत्पादक देश हैं जैसे कि कार्बन है। ठीक है, कार्बन के उत्पादन में जो देश अग्रणी हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि चाइना है। ठीक है, चाइना जो है वो 30% पूरे टोटल, जैसे 100% होता है, ठीक है, टोटल 100 में से 30% जो है अकेले चाइना कार्बन को उत्सर्जित करता है। ठीक है, जो कि बहुत अधिक हो गया। और दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका। अमेरिका 15% जो है कार्बन का उत्सर्जन करता है। ठीक, यदि प्रति व्यक्ति दर देखा जाए तो, क्योंकि
चाइना की जनसंख्या बहुत अधिक है, और अगर अमेरिका की देखा जाए तो अमेरिका की जनसंख्या मतलब इसके मुकाबले बहुत ही कम है। ठीक, तो प्रति व्यक्ति की दर से अगर देखा जाए तो अमेरिका जो है वो प्रथम स्थान पर है। और अगर वैसे देखा जाए तो चाइना जो है ऑल ओवर, मतलब चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है, जो कि 30% है, और अमेरिका 15%। और अपना भारत जो है वो तीसरे नंबर पर आता है, 7%, जो कि कार्बन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यूरोपीय संघ हो गया, यूरोपीय संघ जो है वो 9%, यूरोप में जो देश हैं उनका एक संघ है यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं वो 9% जो है कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं कि इसका प्रभाव क्या होता है। इसके प्रभाव के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसका पृथ्वी पर प्रभाव क्या होता है और मानव पर क्या होता है। जैसे कि जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो इसके औसत तापमान में वृद्धि होती है। ये तो सामान्य से इसकी परिभाषा में ही पता लग जाता है। औसत तापमान में वृद्धि होती है जब ग्लोबल वार्मिंग होती है। नंबर 2, इसकी जलवायु परिवर्तन। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जो होती है तो क्या होता है कि जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ जाता है। मतलब जहाँ बाढ़ आती है वहाँ सूखा हो जाता है, जहाँ सूखा होता है वहाँ बाढ़ हो जाती है। और जो और क्या कारण है, तीसरा कि ग्लेशियर का पिघलना। जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, गर्मी जब मतलब जैसे कि तापमान बढ़ेगा, जब 1 से 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है अगले 30 से लगभग 50 सालों के बीच बढ़ने का आशंका बताई गई है। अगले जो 30 से 50 साल जो आगे आने वाले हैं उनके अंदर 1.5 से 1.5 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है बढ़ने की, पृथ्वी का औसत तापमान जैसे कि 14 या 15 डिग्री सेल्सियस है, तो उसके बढ़ने के बाद 1.5 डिग्री जब सेल्सियस तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा कि औसत तापमान में वृद्धि होगी। दूसरा, जलवायु परिवर्तन का खतरा आएगा। तीसरा, जो ग्लेशियर हैं पिघलेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जो जितने भी द्वीपीय देश हैं जैसे कि श्रीलंका हो गया या मालदीव, मॉरिशस और इत्यादि प्रकार के देश मतलब हैं, तो उनका खतरा ये है कि वो जलमग्न हो जाएंगे। जलमग्न होंगे तो वहाँ की जनसंख्या को पलायन करना पड़ेगा और बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और क्या होगा कि समुद्र तल में वृद्धि होगी। जब वो ग्लेशियर पिघलेंगे, जैसे अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका जैसे ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र तल में वृद्धि होगी, जिससे बहुत ही समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और जैव विविधता का ह्रास, जैसे कि हमारे जो पृथ्वी पर जैव विविधता पाई जाती है उस पर भी संकट आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब ये थे पृथ्वी पर होने वाले प्रभाव। अब देखते हैं मानव पर होने वाले प्रभाव। मानव पर क्या होगा कि रोगों की समस्याएं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी और वैश्विक तापन जैसे कि जलवायु परिवर्तन का खतरा जब बढ़ेगा तो मानव को रोगों की समस्याएं बढ़ेंगी। ठीक है, और क्या है कि भुखमरी की समस्याएं बढ़ेंगी। आदमी जब जमीन ही नहीं रहेगी तो आदमी अपना जीवन यापन किस प्रकार से करेगा, तो भुखमरी की भी समस्याएं बढ़ती हैं। और आवास आवास जैसे कि मैंने बताया कि जलमग्न जब देश हो जाएंगे तो उनके आवास छिन जाएंगे और उन्हें दूसरी जगह पर पलायन करना पड़ेगा, तो आवास की भी समस्या आएगी। और कृषि कृषि जब भूमि ही नहीं रहेगी तो व्यक्ति कृषि किस पर करेगा, तो उसकी भी समस्याएं आएंगी। ठीक है, और बाढ़ एवं सूखा इत्यादि प्रकार की भी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मानव के खाने से लेकर रहने तक की जितनी भी समस्याएं हैं, सभी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग जो है बहुत ही खतरनाक है, और इसके लिए जो है हर देश से मुहिम दौड़ी जाती है कि किसी मतलब ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल करने के लिए जो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और क्लो मेथेन है, CFC है, ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और जलवाष्प इत्यादि प्रकार की जो गैसें हैं इनको रोकने के लिए बहुत सारे सम्मेलन किए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि उपाय समझ लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। जैसे कि एक 1972 में हुआ था, पर्यावरण संरक्षण पर प्रथम सम्मेलन हुआ था। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। स्वीडन देश है जिसकी राजधानी स्टॉकहोम है, वहाँ सम्मेलन हुआ था 1972 में। ये पर्यावरण संरक्षण के लिए मतलब हुआ था। और इसके 20 वर्ष बाद हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में एक शहर है, वहाँ हुआ था ये सम्मेलन। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी सम्मेलन। और इस सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। एक कॉप की स्थापना हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। और UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके 197 सदस्य भागीदार हैं।
जिनके द्वारा हर साल बैठक होती है और ये जो वैश्विक तापमान जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग है इसके बारे में बैठ के इसके बारे में मतलब मंच पर जो है बहुत सारे प्रयास किए जाते हैं और देशों को 197 देश जो हैं इसमें भागीदार हैं, ठीक है। और 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि जापान में हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। और इस प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल जो था बहुत ही महत्वपूर्ण था। ग्रीन हाउस जो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा इससे संबंधित था। कार्बन के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए ये मतलब सम्मेलन हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। 2015 में जैसे कि कॉप की पेरिस समझौता हुआ था 2015 में। और इसी प्रकार से हर साल जो है कॉप के सम्मेलन होते हैं जिस पर ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण इत्यादि प्रकार के जितनी भी समस्याएं होती हैं पर्यावरण से संबंधित उन पर सभी मुद्दों पर बात की जाती है। और कॉप जो लेटेस्ट जो है कॉप 24 जो कि पोलैंड के 2018 में हुआ था काटोबाइज में। और कॉप 25 जो कि 25 स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। हालांकि ये जो कॉप 25 है ये होना था चिली में। चिली एक देश है, चिली देश है उसका दक्षिण दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली। वहाँ होना था लेकिन कुछ वहाँ की समस्याएं थी उसकी वजह से ये कॉप 25 जो है वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ था 2019 में, ठीक है। हालांकि ये होना था चिली में। अब सबसे लेटेस्ट है वो कॉप 26 है। ये मैंने नोट के रूप में लिख दिया है। कॉप 26 जो है वो सबसे लेटेस्ट है और 2021 में हुआ था। ये 31 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच हुआ था। 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर के बीच हुआ था कॉप 26, ठीक है। जो कि स्कॉटलैंड देश है, ब्रिटेन में आता है स्कॉटलैंड। जैसे कि ये ब्रिटेन का जैसे यूनाइटेड किंगडम है उसका सदस्य मतलब देश है ये। और ग्लासगो इसकी मतलब ग्लासगो एक शहर है स्कॉटलैंड में, वहाँ ये हुआ था 31 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर के बीच हुआ था कॉप 26, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मतलब ये सबसे लेटेस्ट है। और इसमें जो 197 देश जो हैं UNFCCC के जो सदस्य देश हैं 197 उनके द्वारा उनके द्वारा जो है इस सम्मेलन में भाग लिया गया था और पर्यावरण संबंधी जितने भी मुद्दे थे उन पर बात की जाती है, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैसें हैं इनके बारे में जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं इनके बारे में बहुत ही मतलब मुद्दों को उठाया जाता है और उसके लिए देशों को आगाह किया जाता है कि ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी लाएं। और मैंने दो लिखे हैं, अर्थ आवर सूट डे और एक है अर्थ आवर। ये दोनों ही जैसे कि अर्थ आवर सूट डे है, ये वह दिन होता है जिस दिन पूरे वर्ष का संसाधन उपयोग कर लिया जाता है। जैसे कि एक वर्ष के लिए 100 संसाधन दिए जाते हैं पृथ्वी द्वारा, ठीक है। तो 100 संसाधन दिए जाते हैं एक वर्ष के लिए पृथ्वी द्वारा, लेकिन मनुष्य जो है उसको 8 या 9 महीने में ही खा लेता है। तो इस प्रकार ये अर्थ आवर सूट डे मनाया जाता है। शायद 2018 का मुझे ध्यान है, 2018 में अगस्त था। जैसे कि टोटल जनवरी से लेकर दिसंबर तक के लिए 100 संसाधन दिए जाते हैं। तो जनवरी से दिसंबर ना होने की वजह से अगस्त में ही खा लिए थे पृथ्वी द्वारा, ठीक है, पृथ्वी के मानवों द्वारा। तो मतलब ये बहुत ही सेंसिटिव बात है। और जो 5 महीने थे वो मतलब वैसे काटे थे तो उस वजह से इनकी आगे भुगतान करना पड़ेगा इसका। अर्थ आवर जो है ये माना जाता है कि प्रति वर्ष मार्च महीना होता है। ये देखिए हर साल मार्च महीना जो होता है उसके अंतिम शनिवार को WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर एक संस्था है प्रकृति से संबंधित, तो उसके द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य से 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक बिजली बंद रखने के लिए आश्वासन दिया जाता है। और मतलब ये अर्थ आवर के बारे में बताया जाता है कि मार्च महीने के जो तीसरा सप्ताह अंतिम शनिवार होता है उसके लिए मतलब बिजली बंद रखने के लिए कहा जाता है 1 घंटे के लिए 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक। तो इस प्रकार से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इसके बारे में क्या पढ़ा है। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके औसत तापमान कितना है और इसकी संकल्पना किसने दी थी, ग्रीन आउट इफेक्ट क्या है और इसके बारे में जैसे इसके कारण क्या थे
कारण क्या थे कि कौन कौन सी गैसें इनको प्रभावित करती हैं, ग्रीन हाउस गैस मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है इसके लिए कौन कौन सी गैसें प्रभावित करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CH4 मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, O3 ओजोन, N2 नाइट्रिक ऑक्साइड और जलवाष्प। ठीक है। प्रमुख उत्पादक देश की कौन कौन से देश अग्रणी हैं मतलब कार्बन के उत्सर्जन में। चाइना है, USA, भारत, ये तीन ही। चाइना 30%, USA 15% और भारत 7%। और यूरोपीय संघ को ले लिया जाए तो टोटल 9%। ठीक है। और इसके प्रभाव क्या कहते हैं कि पृथ्वी पर कौन से प्रभाव और मानव पर। पृथ्वी पर औसत तापमान में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन का खतरा, ग्लेशियर का पिघलना और समुद्र तल में वृद्धि और जैव विविधता के लिए ह्रास इत्यादि प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं जब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और मानव पर देखा जाए तो उसके रहने से लेकर खाने तक सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है। उपाय क्या कहते हैं कि 1972 में हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण संरक्षण पर आधारित प्रथम सम्मेलन था ये। और 1992 का रियो सम्मेलन, ये बहुत ही इनकी सन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। ये तो कई बार पूछा जा चुका है। 1992 वाला रियो सम्मेलन ये भी पूछा जा चुका है। इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं और रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था जापान में, क्योटो, और कार्बन क्रेडिट की अवधारणा से संबंधित था। और उसके बाद कॉप कॉप की स्थापना 1992 में हुई थी। और उसके बाद 1995 से कॉप की हर साल बैठक हो रही है। ठीक है। हालांकि लेटेस्ट जो है वो कॉप 26 जो है इसकी लेटेस्ट सबसे बैठक हुई थी ग्लासगो, स्कॉटलैंड का शहर ग्लासगो है, 2021 में इसकी बैठक हुई थी। ठीक है। और ये हर साल कॉप की बैठक होती है। और पर्यावरण संबंधी जितने भी मुद्दे होते हैं अब कोई अलग से बैठक नहीं होती, अब ग्लोबल वार्मिंग हो या पर्यावरण से जितने भी मुद्दे होते हैं उनको एक साथ ही सुलझा लिया जाता है। ठीक है। तो इस बार से आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी और इस प्रकार से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि मैं वीडियो भेजूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस प्रकार जय हिंद, वंदे मातरम।